नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बारह एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग के लिए मैं एक परीक्षा दर्शन सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है हमारी 7वीं क्लास। अगर आपने पहले की 6 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे एक उत्तराखंड का संपूर्ण सामान्य ज्ञान के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। तो उत्तराखंड के इतिहास में इससे पहले हमने आपको बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय, यानी कि जो वर्धन वंश था। तो हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय में कौन कौन से यहाँ पे शक्तियों ने शासन किया, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जब जब भारत में मतलब हर्षवर्धन वंश चल रहा था, तो हर्षवर्धन वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन वंश का अंत होता है आपका कब, कहाँ पे होता है पहले मैं, जो कान्य कुब्ज नामक एक जगह है जहां पर हर्षवर्धन क्या होता है, जो वर्धन वंश है वो शासन कर रहा था। तो कान्य कुब्ज में वर्धन वंश का अंत होता है। ठीक है, वर्धन वंश का अंत होता है कब, अंत होता है आपका 647 ईस्वी में। ठीक है, 647 ईस्वी में क्या होता है, कान्य कुब्ज में वर्धन वंश का अंत हो जाता है। जो वर्धन वंश है इसके अंत होने के पश्चात, मतलब जब इसका अंत हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक कान्य कुब्ज है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका विघटन होता है। क्या होता है, इसका विघटन हो जाता है, यानी कि ये टूट जाता है। क्या होता है, ये टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। तो एक जो राज्य है, मतलब जो एक ये राज्य है कान्यकुब्ज, इस ये कितने हिस्सों में बढ़ जाता है, ये दोस्तों इसका 3 हिस्सों में विघटन हो जाता है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में विघटन हो जाता है। 3 हिस्सों के नाम क्या है दोस्तों, पहला है आपका ब्रह्मपुर राज्य, पहला है आपका ब्रह्मपुर राज्य, दूसरा है आपका स्त्रुघन राज्य, स्त्रुघन राज्य, और तीसरा है आपका कौन सा, गोविशाण राज्य। ठीक है, कौन सा है, गोविशाण राज्य। तो दोस्तों, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उत्तराखंड का जो इतिहास का ये वाला जो पार्ट है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों ब्रह्मपुर राज्य के बारे में। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है ब्रह्मपुर राज्य, ब्रह्मपुर राज्य। ब्रह्मपुर राज्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों, ये तीनों जो राज्य हैं, यानी कि ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोविशाण राज्य जो बने थे, ये तीनों राज्यों में सर्वाधिक विस्तार किसका है, तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मपुर राज्य। तीनों राज्यों में, तीनों राज्यों में सर्वाधिक विस्तार। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य का रहा है, वो है आपका ब्रह्मपुर राज्य। और ब्रह्मपुर राज्य में दोस्तों पौरवों का शासन था। किसका शासन था, पौरवों का शासन था। ठीक है, पौरव वंश का शासन था, यानी कि पौरवों का हो गया, या फिर आप इसको पौरव वंश लिख दीजिए। ठीक है, पौरव वंश का शासन था। और यहाँ पे अगर इसकी बात करें, हम क्षेत्र विस्तार की बात करें दोस्तों, विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहां से कहां तक था। ठीक है, विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार की अगर हम बात करें, तो विस्तार दोस्तों इसका था आपका गंगा नदी से लेकर, कहां से, गंगा, गंगा नदी से लेकर पूर्व में, पूर्व में करनाली नदी तक था। ठीक है, कहां से कहां तक था, गंगा नदी से लेकर पूर्व में जो था दोस्तों आपकी करनाली नदी है, करनाली नदी तक था।
और चौथा पॉइंट जो आपका रहेगा, इसकी जानकारी के स्रोत क्या है, मतलब इस वंश की जानकारी के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो जानकारी की अगर हम बात करें तो दोस्तों जो जानकारी है, जानकारी हमें मिलती है अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से। कहाँ से? अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से। कहाँ से? अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है। और जो पौरव वंश का शासन है, ये आपकी 6वीं सदी से लेके कहां तक की रही है? 6वीं सदी से 8वीं तक, 8वीं सदी तक। ठीक है, 6वीं सदी से 8वीं सदी तक। और जो अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, इसकी खोज हुई आपकी कब? इसकी खोज हुई है आपके, यहाँ पर लिख देता हूं आपको, खोज खोज हुई है 1915 में। कब? 1915 में। और जो अल्मोड़ा का तालेश्वर ताम्रपत्र है दोस्तों, इसकी भाषा कौन सी है? ठीक है, इससे एक प्रश्न बनता है कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, इसकी भाषा कौन सी है और ये इसकी लिपि कौन सी है। ठीक है, इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा इसकी है दोस्तों संस्कृत। और भाषा है आपकी संस्कृत। ठीक है, भाषा संस्कृत है। और जो लिपि है दोस्तों, लिपि है आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, या फिर गुप्त ब्राह्मी लिपि। गुप्त ब्राह्मी लिपि। ठीक है, भाषा है आपकी संस्कृत और लिपि है आपकी कौन सी? गुप्त ब्राह्मी लिपि। अल्मोड़ा के तालेश्वर जो ताम्रपत्र है, उससे हमें इनके बारे में पता चलता है, जिसकी अल्मोड़ा तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई है आपकी 1915 ईस्वी में। और भाषा है इसकी संस्कृत और लिपि है आपकी कौन सी? गुप्त ब्राह्मी लिपि। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज और लिखनी है, जो तालेश्वर ताम्रपत्र है। ठीक है, यहाँ पर आपको हेडिंग डाल के लिखना है। सॉरी यार, कलर तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ मेरे को थोड़ा सा अलग कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार लगा के लिखना है दोस्तों कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, कौन सा? तालेश्वर ताम्रपत्र में धुतिवर्मन, धुतिवर्मन व विष्णुवर्मन शासकों का नाम मिलता है। विष्णुवर्मन शासकों का उल्लेख, शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किनका? धृतिवर्मन और आपका विष्णुवर्मन शासकों का क्या मिलता है? नाम मिलता है। धृतिवर्मन और विष्णुवर्मन शासकों का नाम मिलता है, जिसमें जो विष्णुवर्मन है वो पौरव वंश का संस्थापक राजा है। कौन है? जो ये विष्णुवर्मन है दोस्तों आपका, ये कौन है? ये है पौरवों का, पौरवों का, या फिर आप इसको लिख सकते हैं पौरव वंश का। ठीक है, पौरव वंश के संस्थापक, पौरव वंश के संस्थापक राजा था। ठीक है, संस्थापक राजा कौन था? आपका विष्णु वर्मन। तो विष्णु वर्मन क्या था? पौरवों का संस्थापक राजा था। और पौरव वंश जो के शासक हैं, शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते हैं। ठीक है, जो पौरव वंश के जो शासक हैं, वो राज्य को क्या कहते हैं? पर्वताकार राज्य कहते हैं। यानी कि जो ब्रह्मपुर राज्य है, यही जो राज्य है, इसी को ही पर्वताकार राज्य कहा गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, आगे यहाँ पे हमारे चौथा पॉइंट रहेगा कि जो पौरव वंश है, पौरव वंश के शासक, पौरव वंश के शासक
क्या कहते हैं? राज्य को, राज्य को पर्वताकार राज्य कहते हैं। पर्वताकार राज्य कहते हैं। ठीक है, तो पर्वताकार राज्य है, यही आपका ब्रह्मपुर राज्य है। ठीक है, ब्रह्मपुर राज्य को ही पर्वताकार राज्य कहते हैं। और जो पौरव वंश है, पौरव वंश की बात करें तो पौरव वंश के दोस्तों जो ताम्रपत्र मिले हैं, जो पौरव वंश के जो ताम्रपत्र मिले हैं, पौरव वंश के ताम्रपत्रों में, ताम्रपत्रों में 5 क्या है, शासकों का उल्लेख मिलता है। 5 शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उनका नाम क्या क्या है? 5 शासकों के नाम है दोस्तों आपके यहाँ पे। 5 शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए। 5 शासकों के नाम है विष्णुवर्मन प्रथम, विष्णुवर्मन प्रथम, और दूसरा है आपका यहाँ पे अग्निवर्मन, अग्निवर्मन, और तीसरा है आपका यहाँ पे धुतिवर्मन, धुतिवर्मन, और वृषवर्मन। चौथा नाम आपका हो गया वृषवर्मन, वृषवर्मन, और पांचवा हो गया आपका विष्णुवर्मन द्वितीय। कौन? विष्णुवर्मन द्वितीय। ठीक है, विष्णुवर्मन द्वितीय। 5 शासकों के नाम हमें मिलते हैं, विष्णुवर्मन प्रथम, अग्निवर्मन, धुतिवर्मन, वृषवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। और जो ब्रह्मपुर के राज, जो वो थे, कौन? ब्रह्मपुर नरेश थे। जो ब्रह्मपुर नरेश है, मतलब जो ब्रह्मपुर नरेश हैं, यानी कि इस राज्य के जो नरेश हैं, इनको दोस्तों ये जो थे, ये पौरव वंशीय, कौन? सॉरी, सोन वंशीय, सोन वंशीय पौरव वो थे, क्या थे? राजा थे। सोन वंशीय पौरव राजा थे, पौरव राजा थे। ठीक हो गया। और पौरवों के कुल देवता, पौरवों के जो कुल देवता हैं वो कौन है? पौरवों के कुल देवता हैं आपके विरणेश्वर, विरणेश्वर स्वामी। ठीक है, विरणेश्वर स्वामी। अगर प्रश्न बनता है कि पौरवों के कुल देवता कौन है, तो आपका उत्तर होगा विरणेश्वर स्वामी। ठीक है, और क्या था कि जो ये पौरव वंश था, हमने इसकी बात की कि पौरव वंश कहां से कहां तक फैला हुआ था? गंगा नदी से लेके करनाली नदी तक का इसका क्षेत्र विस्तार था। तो क्या होता है, जो इसकी उत्तरी सीमा है, यानी कि पूर्वी सीमा क्या होगी? करनाली नदी होगी, यानी कि गंगा नदी से हम पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, यानी कि जो गंगा नदी है इसका पूर्वी हिस्सा हो गया। और कहा जाता है कि जो इसका उत्तरी सीमा है, उत्तरी जो सीमा है, उत्तरी सीमा पर, कहां पे? उत्तरी सीमा पर क्या था? उत्तरी सीमा पर महा हिमालय में, महा महा हिमालय में स्वर्ण गोत्र, स्वर्ण गोत्र क्या था? स्वर्ण गोत्र देश था। ठीक है, स्वर्ण गोत्र देश था। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि वह कौन सा राज्य था जिसकी उत्तरी सीमा स्वर्ण गोत्र देश से, यानी कि स्वर्ण गोत्र देश, उसकी उत्तरी सीमा पर स्वर्ण गोत्र देश था, तो आपका उत्तर होगा कौन सा? ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मपुर राज्य के बारे में हमने पढ़ा। और जो ब्रह्मपुर राज्य से है, तो दोस्तों इसकी प्रशासन के ऊपर बहुत से प्रश्न बनते हैं, यानी कि प्रशासन की जो शब्दावली है, पौरव वंश की जो प्रशासन की जो शब्दावली है,
पौरव वंश का प्रशासन, आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे। और जो इसकी शब्दावली है, इसकी शब्दावली पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। और शब्दावली में जैसे क्या है, जैसे कोट, कोट एक शब्द है। कोट, कोट किस चीज के लिए उपयोग में आता था पौरव वंश में? तो जो पौरव शासकों का जो निवास स्थल था, यानी कि जो पौरव जो शासक थे उनका जो निवास स्थल था उसको कोट कहा जाता था। पौरव शासकों का निवास स्थल को कोट कहा जाता था। ठीक है। कोट। और कौन सी शब्दावली आती है? और आती है आपका यहाँ पे राजपुत्र, जैसे राजपुत्र हो गया। और यहाँ पे आपका तीसरा, अगर मैं बात करूं, तीसरा हो गया आपका राजमात्य, राजमात्य। चौथा आपका हो गया यहाँ पे बलाध्यक्ष, बलाध्यक्ष। और पांचवा आपका यहाँ पे हो गया आपका संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक। और छठा हो गया आपका दिविरपति। क्या हो गया आपका? दिविरपति, दिविरपति। और सातवां हो गया आपका क्या? जमनपति। एक दिविरपति था, जमन, हाँ, जमनपति, जमनपति हो गया सातवां। और आठवां आपका हो गया यहाँ पे, आठवां क्या हो गया? भाग। आठवां हो गया आपका भाग। नवा हो गया आपका यहाँ पे भाग। भाग क्या होता था? भूमिकर होता था एक तरीके से। और भागिक होता था एक, भागिक, भागिक। दसवां होता था एक कटुक, सॉरी कुटुक हो गया है, कटुक। एक होता था कटुक, एक होता था कटुक। ठीक है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता था, जो शब्दावली है, ये शब्दावली भी पूछी जाती है कि कोट शब्द का प्रयोग पौरव वंश में किस चीज के लिए किया जाता है, यानी किस चीज के लिए किया गया है, इसके लिए किया गया है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, जो पौरव शासकों का जो निवास स्थल है उसको कोट कहा जाता है। और जो राजपुत्र है, ये राजकुमार के लिए प्रयोग किया गया है। और राजमात्य, राजमात्र सभी मंत्रियों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। सभी मंत्रियों को राजमात्य कहा जाता था। सभी मंत्रियों के लिए राजमात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और बलाध्यक्ष किसको कहा जाता था? जो सेना नायक होता था, सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। और जो संधि विग्रहिक होता था, विदेश मंत्री। ठीक है। विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्रहिक कहा जाता था। और दिविरपति, तो जो दिविरपति थे, दिविरपति थे, जो सॉरी दिविरपति थे, ये लेखक वर्ग का प्रधान होता था। कौन सा? लेखक वर्ग का प्रधान। ठीक है। यानी कि जो दिविरपति है, ये लेखक वर्ग का प्रधान होता था। और जो जमनपति है दोस्तों, जमनपति पदातिक सेना का मुखिया होता था। पदातिक सेना का मुखिया। ठीक है। पदातिक सेना का मुखिया। और जो भूमिकर था, वो क्या था दोस्तों? भूमिकर जो भाग था, वो भूमिकर होता था। यानी कि इस तरीके से प्रश्न बन सकता है कि भाग किस प्रकार का कर है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो भाग है वो भूमिकर के रूप में लिया जाता था, जो कि पौरव वंश का एक तरीके से बोल सकते हैं आय का स्रोत था। क्या था? आय का स्रोत था। ठीक है। और जो भागिक है, जो भागिक है, तो जो भूमिकर है, भाग हो गया। और जो भागिक है, भागिक भू कर वसूलने वाला अधिकारी, भू कर वसूलने वाला अधिकारी। ठीक है। भू कर वसूलने वाला जो अधिकारी है, वो उसको क्या कहते हैं? उसको भागिक कहते थे।
और जो कटुक है, ये कटुक जो है दोस्तों, ये गुप्तचर के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो कटुक है ये गुप्तचर के लिए प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे और कुछ शब्दावली रह गई हैं, जैसे कटुक था, एक वटक था, वटक। 11 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पे वटक शब्द, जो वटक शब्द था ये किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो वटक शब्द है दोस्तों, उद्यानों के लिए प्रयोग किया जाता था, उद्यानों के लिए। और तालिस एक प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, तालेश्वर ताम्र पत्र में, यहाँ पे लिख देना। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपका उत्तर होगा वटक शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, या फिर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि तालेश्वर ताम्रपत्र में वटक शब्द किस चीज के लिए या फिर किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो आपका उत्तर होगा उद्यानों के लिए। और जो 12वां यहाँ पे शब्दावली रहेगी, वो क्या रहेगी? वो है केदार व सारी, केदार व सारी। तो केदार व सारी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केदार और सारी है, ये भूमि के प्रकार हैं। ये क्या है? ये है दोस्तों भूमि के प्रकार। ठीक है, क्या है? भूमि के प्रकार है। और जो केदार है, जो केदार है, ये दोस्तों ये क्या है? ये सिंचित भूमि है। क्या है ये? एक सिंचित भूमि है। और जो सारी है, ये आपका असिंचित भूमि है। क्या है? असिंचित भूमि। ठीक है, क्या है? असिंचित भूमि है। और एक होता है द्रोण वापम, खारी वापम, कुल्य वापम विधि। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें और हैं, भूमि मापन की विधियां हैं। 13वां यहाँ पे आपको लिखना है, कौन कौन सा? द्रोण वापम, द्रोण वापम, खारी वापम, और कुलिया वापम। जो विधि है, कुलिया वापम विधि किसके लिए प्रयोग की जाती है? ये की जाती है आपका किसके लिए? भूमि मापन विधि। ये कौन सी मापन विधि है? यह है आपकी भूमि मापन विधि। ठीक है, भूमि मापन विधि, यानी कि भूमि मापने के लिए कौन कौन से यहाँ पर जो द्रोण वापम है या फिर खारी वापम है, कुल्य वापम है, इस विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो पौरव वंश के इतिहास से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और इसके बाद जो आता है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका ब्रह्मपुर का पौरव राज्य यहाँ पर समाप्त होता है। और एक और राज्य टूटा था, जैसे शत्रुघ्न राज्य। कौन सा राज्य? शत्रुघ्न राज्य। तो शत्रुघ्न जो राज्य था दोस्तों, शत्रुघ्न राज्य जो था, इसके विस्तार की अगर हम बात करें, इस चीज की विस्तार की बात करें, तो विस्तार इसका कहां से कहां तक था? विस्तार की बात करें, इसका जो विस्तार था दोस्तों, विस्तार था आपका इसके जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा जो है दोस्तों, और इसके उत्तर में क्या था? एक उत्तर में, और मध्य में क्या था? मध्य सीमा। या फिर यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, पूर्वी सीमा और उत्तर में आपका इसका क्या बताया गया है, और मध्य में क्या बताया गया है। तो जब इसके इतिहास की जानकारी मिलती है, तो बताया गया है जो शत्रुघ्न राज्य था, तो इसके पूर्वी सीमा पर तो गंगा थी। अभी हमने बात की, जो गंगा से लेकर अगर हम पूर्व की ओर बढ़े, तो करनाली नदी तक का जो राज्य था, कहाँ का था? जो करनाली तक का राजा, जो राज्य था, वो था आपका ब्रह्मपुर राज्य। यहाँ पे कहना चाह रहा है जो इसकी पूर्वी सीमा है, यानी कि जो पूर्वी सीमा है वही गंगा है। उसकी तो पश्चिमी सीमा होगी फिर वो गंगा। ठीक है, पूर्वी सीमा गंगा है। और इसके उत्तर में बताया गया है कि क्या है? हिमालय है, यानी कि पर्वत है।
इसके मध्य में बताया गया कि हिमालय है, और सॉरी उत्तर में बताया गया कि हिमालय है, मध्य में बोल रहा हूँ, उत्तर में बताया गया है कि हिमालय है, यानी कि ऊपर आप उत्तर साइड देखोगे तो उत्तर साइड हिमालय है, और मध्य में बताया गया है आपका यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। अब यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से बन सकता है? प्रश्न आयोग या फिर जो एग्जामिनर है कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि जो शत्रुघ्न, वह कौन सा राज्य है जिसकी पूर्वी सीमा गंगा और उत्तर में उसका मध्य हिमालय, और मध्य में क्या है, यमुना नदी है, तो वह राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे देगा आपका शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य, आपका गौशाल राज्य। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो पूर्वी सीमा है गंगा और उत्तर में हिमालय है और क्या बोलते हैं उसके मध्य में यमुना नदी है, इसका जो राज्य विस्तार है किसका है? ये शत्रुघ्न राज्य का है। तो ये चीजें जब इतिहासकारों ने देखा कि पूर्वी सीमा गंगा को बताया गया है, उत्तरी जो सीमा है वो हिमालय को बताया गया है, और मध्य में यमुना नदी को बताया, तो इतिहासकारों को लगा या इतिहासकारों ने माना कि जो ये वर्तमान सिरमौर का हिस्सा है, वर्तमान जो सिरमौर है और अंबाला है, सिरमौर, अंबाला, और कौन सा, जो सहारनपुर है, ये सहारनपुर है, वर्तमान में जो ये सहारनपुर, अंबाला और सिरमौर का जो क्षेत्र है, यही उस टाइम पर शत्रुघ्न राज्य का हिस्सा रहा होगा। यानी कि जो शत्रुघ्न राज्य का जो विस्तार है, अगर हम अभी वर्तमान में देखें, जो सिरमौर का हिस्सा है और अंबाला का हिस्सा है और सहारनपुर का हिस्सा है, ये क्या है, उस टाइम पर शत्रुघ्न राज्य रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों ने अनुमान लगाया। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है आपका दोस्तों, अगली अगर हम बात करें, अगला है हमारा गोविशाण। कौन सा? गोविशाण राज्य। कौन सा राज्य? गोविशाण राज्य। गोविशाण राज्य। तो गोविशाण राज्य की बात करें तो गोविशाण जो है दोस्तों, ये वर्तमान कौन सा है? वर्तमान काशीपुर का, वर्तमान काशीपुर, गोविशाण वर्तमान काशीपुर का नाम है। ठीक है, वर्तमान काशीपुर का नाम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में, कि इसका विस्तार क्या हुआ, कि जो कन्या कुब्ज है, जो कन्या कुब्ज है या फिर कान्य कुब्ज है, ये क्या हुआ, तीन भागों में टूटा। तीन भागों में टूटा, जो तीसरा हिस्सा है वो गोविशाण राज्य था। तो गोविशाण राज्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या क्या होता है कि जो विस्तार है इसका, पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। कहा जाता है कि जो कनिंघम है, इसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार, यहाँ पर लिखना आपको, कनिंघम के अनुसार, कनिंघम के अनुसार जो गोविशाण राज्य है वो कहाँ कहाँ का क्षेत्र है? कनिंघम के अनुसार दोस्तों, काशीपुर, जो काशीपुर है, काशीपुर, रामपुर, और पीलीभीत का जो अभी वर्तमान क्षेत्र है, कहा जाता है, यानी कि कनिंघम बताते हैं कि जो ये काशीपुर और रामपुर और पीलीभीत का क्षेत्र है, ये गोविशाण राज्य हुआ करता था। ठीक है, गोविशाण राज्य हुआ करता था। और ये कहा था, इसके विस्तार की बात करें दोस्तों, इसका विस्तार पश्चिम में रामगंगा, कहाँ पे, पश्चिम में कौन सी, रामगंगा, रामगंगा, और पूर्व में, पूर्व में क्या थी, पश्चिम में रामगंगा, और पूर्व में शारदा नदी, यानी कि शारदा नदी थी। ठीक है, जो गोमिशाण राज्य का विस्तार था दोस्तों, ये पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। ठीक है, और कनिंगम के अनुसार जो काशीपुर में, जो काशीपुर का उज्जैन क्षेत्र है, उज्जैन में जो पुराने दुर्ग या जो किले हैं, उनको क्या बताया है, गोवेशाण राज्य से संबंधित बताया है। ठीक है,
किसने? कनिंघम ने। कनिंघम ने क्या बताया दोस्तों? कनिंघम ने बताया जो काशीपुर के उज्जैन में जो जो बने हुए पुराने दुर्ग हैं, काशीपुर में बुने हो गया मेरे से, बने दुर्ग या किले, ठीक है, पुराने दुर्ग व किले, क्या बताया है? किले को इस राज्य से संबंधित बताया है, को इसी राज्य से संबंधित बताया है, ठीक है, संबंधित बताया है। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने बात की 3 राज्यों के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, एक है आपका प्लेठी शिलालेख, ठीक है। इन 3 राज्यों के बारे में हमने बात की, तो हम यहाँ पे एक प्लेठी शिलालेख के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक और स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था, ठीक है। और देवप्रयाग में क्या होता है कि एक एक स्वतंत्र जो राजवंश है शासन कर रहा था, जिसको बताया जाता है कि क्या है, एक जो कल्याण वर्मन है, कल्याण वर्मन राजवंश था, जिसकी जानकारी हमें मिलती है, वो मिलती है हमें प्लेठी शिलालेख से, ठीक है, प्लेठी शिलालेख से। तो प्लेठी शिलालेख की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट लिखना है कि देवप्रयाग, मैं आपको यहाँ पे इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, जो कार्तिकेय राजवंश की है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देवप्रयाग के आसपास एक राजवंश, स्वतंत्र राजवंश, ठीक है, एक स्वतंत्र राजवंश क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, शासन कर रहा था, ठीक है। एक स्वतंत्र राजवंश क्या कर रहा था? शासन कर रहा था, ठीक है। तो प्लेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? इसको जो स्वतंत्र राजवंश है, इसको ही कहा जाता है कल्याण वर्मन राजवंश, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कल्याण वर्मन राजवंश, ठीक है। इसकी जानकारी हमें मिलती है प्लेठी शिलालेख से। और जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है, प्लेठी का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? ये कल्याण वर्मन ने बनाया था। किसने बनाया था? कल्याण वर्मन ने बनाया था, ठीक है, कल्याण वर्मन ने बनाया था। और इन शिलालेखों में नरपति वर्तमान का भी नाम मिलता है। इन शिलालेखों में किसका? नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है, ठीक है। किस किस का नाम मिलता है? नरपति वर्मन का नाम मिलता है। तो हमने यहाँ पर प्लेठी शिलालेख के बारे में बात की, जहां पर हमने बात की दोस्तों कि जो कल्याण वर्मन राजवंश है, तो एक कहाँ शासन कर रहा था? ये देवप्रयाग के आसपास शासन कर रहा था, ठीक है। और जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है वो भी कल्याण वर्मन ने ही बनाया है, और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज बात की आपका यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य, शत्रुघ्न राज्य और आपका गोविशाण राज्य, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका कार्तिकेयपुर राजवंश का, कार्तिकेयपुर राजवंश, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।